नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में विपक्षी दलों के अधिकांश बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि आज जो हालात हैं ये संविधान की रक्षा का मामला है, जबकि टीएमसी के नेता सौगात रे ने कहा कि ये रेनबो कलर है सबका, जो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी और सौगात रे, आरजेडी से मीसा भारती, सीपीएम से सीताराम येचुरी, टीआरएस से नामा नागेश्वर राव, तो वहीं डीएमके से ए राजा और त्रिची शिवा, सीपीआई से डी राजा, एसपी से अखिलेश यादव और एनसी से फारूक अब्दुल्ला, आरएलडी से जयंत चौधरी, इसके अलावा आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर और आरएसपी से प्रेमचंद मौजूद रहे। यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। विधायक रहे हैं और विधायक सांसद इसको लेकर जो है इसमें मतदान करते हैं और इनका प्रोफाइल हम आपको ग्राफिक्स जरिए दरअसल दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 सदस्य और देश भर के 4120 विधायक इसमें वोट डालते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि यशवंत सिन्हा का जन्म जो है वो बिहार के आरा जिले में हुआ था। अगर उनके सियासी सफर की बात की जाए तो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने उसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया भी। 1960 में वे आईएएस के लिए चुने गए थे। तो यशवंत सिन्हा का सियासी सफर आपको बता रहे हैं। 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इसके अलावा 1990 से 91 में वे पहली बार केंद्र में वित्त मंत्री बने और 1998 में वे दूसरी बार केंद्र में वित्त मंत्री बने थे। साथ ही 2018 में बीजेपी से अलग होकर आपको बताएं कि टीएमसी में शामिल हुए थे यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा ने नामांकन कर दिया है और उन्हीं का जो सियासी सफर था वो दरअसल हम आपको बता रहे थे कि पहले किस तरीके से आईएएस के तौर पर अपनी सेवाओं को दिया और उसके बाद राजनीति में आने के बाद ये लोहा मनवाया अपनी राजनीति का कि किस तरीके से जो नेता हैं वो जमीन पर काम करते हैं। इसीलिए अब तमाम विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष के खेमे से आपको बताएं कि राष्ट्रपति के तौर पर आगे बढ़ाया था, जिसको लेकर आज नामांकन यशवंत सिन्हा ने भरा है। महाराष्ट्र के सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिंदे गुट की ओर से दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल दलीलें पेश की उन्होंने। इसके अलावा वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंत्रालय को छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जिरवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कार्यालय के सभी रिकॉर्ड हमारे सामने होने चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिवसेना संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी किया है। जमीन घोटाले के एक मामले में आपको बताएं कि ईडी की ओर से समन जारी होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। संजय राउत को मंगलवार सुबह 11 बजे
पेश होने को कहा गया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र में बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें रोकने की साजिश की जा रही है। शिवसेना संजय राउत ने ट्वीट किया कि मुझे पता चला कि ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं, हम बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मान सरकार का आज पहला बजट पेश हुआ है, जिसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का यह पहला बजट पेश किया गया है। आपको बताएं कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा गया है। ये साल 2021-22 से 14% ज़्यादा है। और मान सरकार के अगर पहले बजट की बात की जाए तो पंजाब सड़क, पुल और भवनों के निर्माण के लिए 2,102 करोड़ की मंजूरी मिली है। पचाला की बड़ी और छोटी अहम चीज़ों को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे, ये कहा गया है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाली गाड़ियों को उत्साहित करेंगे, ये दरअसल बजट में चर्चा के बाद फैसला लिया गया। पंजाब में बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जाएगा। मोहाली में 17.5 एकड़ में नई जेल बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी 108 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। इको, रूरल, कल्चर और धार्मिक टूरिज्म पर फोकस भी साफ तौर पर किया जाएगा। मोहाली में ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे। गरीब लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी कराई जाएगी। पंजाब शिक्षा एवं सेहत फंड नाम से बना एक ट्रस्ट, इसको लेकर इस पर काम किया जाएगा। हर जिले में मुख्यमंत्री का ऑफिस बनाया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ का बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ व्यापारिक कमीशन का गठन किया जाएगा। वेट रिफंड के मुद्दे 6 महीने में हल होंगे। तो तमाम बड़े बड़े फैसले आज मान सरकार के पहले बजट सत्र में लिए गए हैं। किसानों को मुफ्त में बिजली सब्सिडी जो है वो जारी रहेगी। खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 11,560 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेहत के लिए 4,731 करोड़ रुपए का बजट। तो अलग अलग सेक्टर में आपको बताया कि मान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हमारे साथ मनविंदर सिंह काक जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनविंदर जी, स्वागत करना चाहूंगी आपका एफएम न्यूज पर। शुक्रिया जी। जी, मान सरकार का पहला बजट आज पेश हो गया, जिसमें तमाम अलग अलग सेक्टर पर जनता को भारी राहत देने की बात हालांकि आप कर रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं कि जो ये बजट पहला पेश हुआ है सर, जनता को इससे सहूलियत मिलेगी? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं पंजाब सरकार के सामने, क्योंकि पिछले सालों में जो पंजाब का रेवेन्यू कलेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए था उसमें कमियां रही हैं, और जो खर्चे हैं अनाप शनाप बहुत सारे बढ़ाए गए। लेकिन मान साहब की सरकार ने पहले तो खर्चों में आके एक लगाम लगाई है और कटौती की है। उसके बाद कोशिश की है अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन है प्रॉपर जो सरकार का खजाने में आए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आज एक पहला अपना एक बजट पेश किया है। 1,55,00,000 करोड़
का एनुअल बजट, जिसमें 24% इंक्रीज किया है सिर्फ एजुकेशन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मेडिकल एजुकेशन में 57% का इंक्रीज किया है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उसमें से मोस्टली पंजाब से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिस तरीके से हरास हुए हैं। तो ये एक सरकार की प्रायोरिटी दिखाती है कि हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को यहाँ अच्छी एजुकेशन मिले। इसके साथ टेक्निकल एजुकेशन में भी 48% की बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा जो 35,000 कर्मचारी पक्के करने हैं, उसमें 600 से 700 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया है। 26,421 जो नौकरियां इस साल देनी है उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए इवन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और एमएसपी ऑयल सीड्स पे, जिसकी शुरुआत मान साहब ने कर दी है अपने 3 महीने में। आने वाले समय में हम सोयाबीन पे और बाकी चीजों पे, बाकी मालविंदर जी हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी भी जुड़ गए। हाँ सर, उनसे एक मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। विजय जी स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि अगर हम सर, हमारे साथ मालविंदर जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जिस तरीके से मान सरकार का पहला बजट ये पेश हुआ है, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी? आप मुझसे पूछ रहे हैं या आम आदमी पार्टी? आप इसे पूछे सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं, ये लोग विशुद्ध रूप से जुमलेबाज हैं। झूठ में इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। और सबूत के तौर पर आपको बताता हूँ कि चुनाव सरकार कैसे बन गई सर? सुनिए, चुनाव से पहले एक वीडियो जारी हुआ था भगवंत मान जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि करोड़ों का पुल उन्होंने मात्र कुछ लाख में बना दिया। बाद में वहाँ की भी वीडियो रिलीज हुई थी कि उन्होंने कैसा पुल बनाया। बहरहाल ये जो इनके बजट हैं, ये भी सब जुमलेबाजी से भरे हुए हैं। इनकी हकीकत भी कुछ ही समय में जनता के सामने आ जाएगी। और एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा इन्होंने पंजाब के अंदर ये पैदा कर दिया है कि जो चुनाव पूर्व इस तरह की खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों से मिलकर सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र पंजाब में रचा है, उसमें ये सफल तो हो गए, लेकिन उसकी कीमत अब दिखाई दे रहा है कि जैसे पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। आज जरूरत इस बात की है कि जो वहाँ खालिस्तानी सिस्टम दोबारा से बढ़ रहा है उस पर रोक लगे, और ये जो जुमले छोड़ रहे हैं उनको जमीनी लेवल पर कुछ काम करके दिखाएं। जी मालविंदर जी, कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है कि जुमला है सिर्फ ये जनता के साथ धोखा है सर। चलो, कांग्रेस के तो पल्ले अल्ले कुछ नहीं है ना, नकारी हुई पार्टी है, सारे देश में पतन के कगार पे है। पंजाब में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो ऐसे लोगों को एक तो मेरा आपसे आग्रह है, कौशिक जी सुन लीजिए, लोगों को मेरे साथ मत लाया करो। जो कोई अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकता है उसके साथ तो जोड़ा करें। काइंडली ऐसे लोगों को नहीं जो फैक्ट से बाहर जाके बात करता मैं डिबेट करता है। तो कांग्रेस की क्या हालत है सारा देश जानता है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिस पार्टी का लापता लीडरशिप ही लापता है, जिस पार्टी का कोई वाली वारिस ही नहीं है मुल्क में, जिस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पिछले 70 सालों में आज इस हालात पे पहुंचा दिया, एक परिवार की पार्टी है, तो उनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है देश की राजनीति में। इनकी कोई रेलेवेंस अब रह नहीं गई। तो ये इन लोगों को अनाप शनाप सिर्फ बोलना आता है। तो मैं इनका कोई जवाब देना ठीक में नहीं समझता। आम आदमी पार्टी ने अच्छा बजट पेश किया और आने वाले समय में हम पंजाब में और बेहतर करने जा रहे हैं, और मुल्क में भी बहुत। मोदी साहब की जो इस समय अहंकारी राजनीति, तानाशाही राजनीति, उसको एक बढ़िया तरीके से एक चैलेंज अगर कोई दे रहा है तो केजरीवाल जी दे रहे हैं। और केजरीवाल जी के लीडरशिप में आने वाले समय में देश में भी आम आदमी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर कामयाबी हासिल करेगी। कौशिक, इस तरीके से मानविंदर जी का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में जो बजट पेश हुआ है वो जाहिर तौर पर जो है एक बेहद यूजफुल बजट होगा, क्योंकि जनता ये जानती है। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गढ़ पंजाब होता है, नहीं लगता कि ये जनता ने जो जवाब दिया है इसे कैसे लेंगे आप? आम आदमी पार्टी को चुना, अब आम आदमी पार्टी के सरकार बजट भी ला रही है, उसको भी एक्सेप्ट करेगी, तो कांग्रेस पार्टी तो लैग ही कर रही है ना पंजाब में। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ कि कई बार लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं, झूठे जुमलों के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन समय आने पर जब सच्चाई सामने आती है तो यही जनता जवाब देती है। केजरीवाल जी, आपको याद हो तो कभी मोदी जी के पीछे पीछे घुमा करते थे कि भाई मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां एकजुट हैं।
दोनों पार्टियां मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि भाई जब तक केजरीवाल जी उनके खिलाफ घर में प्रदर्शन ना करके अपने घर में बैठे रहेंगे, चलिए तब तक केजरीवाल जी के काले कारनामों पर पर्दा डाला जाता रहेगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप हालांकि दौर ही नहीं है, लेकिन जो बजट था उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मानविंदर जी आपका भी और कौशिक जी आपका भी। तो इस तरीके से पंजाब सरकार ने आपको बताया कि बजट आज पेश किया, इसको लेकर हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जनता के लिए बेहद यूजफुल ये बजट होने वाला है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बजट जनता के साथ सिर्फ जुमला है, सिर्फ पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।